जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है बेदर्द बुढ़ापा। कौशल्या जी और अशोक जी राजस्थान प्रदेश की खाटू श्याम जी की पुण्य भूमि पर निवास करते थे। वे दोनों रोज खाटू श्याम जी के मंदिर दर्शन करने जाया करते थे। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन उनके अब तक कोई संतान नहीं हुई थी। उन्होंने हर मंदिर में जाकर मन्नत मांगी, लेकिन उन्हें फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब उन्होंने खाटू श्याम जी के मंदिर जाकर मन्नत मांगी कि अगर मेरे संतान होगी तो मैं यहाँ पहली बार उसे लेकर आऊँगी और गरीबों में भोजन कराऊँगी। तब जाकर खाटू श्याम जी के आशीर्वाद से 10 वर्षों के बाद उनके घर 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। शकुंतला जी के एक बेटा और एक बेटी हुई। अब उनके परिवार की खुशियों का माहौल था। वह अपने बच्चों का खूब ख्याल रखती, उनका पालन पोषण करती, दिन रात उनमें ही लगी रहती। अब उनके दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। अब उन्होंने अपने दोनों बच्चों का दाखिला एक प्राइवेट स्कूल में करवा दिया था। दोनों बेटा और बेटी पढ़ने में बहुत ही होशियार थे। वे हर वर्ष अपनी कक्षा में प्रथम आते थे। यह देखकर शकुंतला जी और अशोक जी फूले नहीं समा रहे थे। देखते ही देखते उनके बच्चे कॉलेज में पहुंच गए। अब वह कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके थे। अब उनकी बेटी आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहती थी। कौशल्या जी और अशोक जी का मन तो नहीं था कि उसे बाहर भेजें, लेकिन बेटी की इच्छा का मान रखते हुए, अपने दिल पर पत्थर रखते हुए उन्होंने अपनी बेटी को इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजने की तैयारी करने लगे। कुछ दिनों बाद जब उसका अमेरिका का वीज़ा लग गया तो वह आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश जा रही थी। तब रिया अपने माँ बाप से दूर जाने के गम में रोए जा रही थी। शकुंतला जी और अशोक जी ने नम आँखों से अपनी बेटी रिया को समझाया, बेटा इसमें रोने की क्या बात है। जब तुम्हारा मन करे फ्लाइट पकड़कर अपने देश अपने माँ बाप से मिलने चली आना, और कुछ सालों की ही तो बात है। देखना समय पंख लगा के कैसे उड़ जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। फिर दोनों ने अपनी बेटी को भारी दिल से विदा किया। अब रिया विदेश में रहकर अपनी आगे की इंजीनियर की पढ़ाई पूरी कर रही थी। बेटी को गए हुए 2 साल हो गए थे। उन्होंने अपने बेटे राजीव के विवाह के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया, क्योंकि शकुंतला जी से अब घर के काम नहीं होते थे। उन्हें लगा बहू आ जाएगी तो उन्हें घर में काम करने में सहूलियत मिल जाएगी। जब बेटी की शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी, तब रिया कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने भाई की शादी में अपनी मां का हाथ शादी के कामों में मदद करने के लिए आ गए। रिया के भाई राजीव की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई और घर में नई नवेली भाभी आ गई। तब रिया अपने भाई की शादी निपटा कर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए वापस विदेश चली गई। कुछ महीनों तक सब सही चला, लेकिन धीरे धीरे नेहा के रंग ढंग बदलने लगे। उसे अपनी सास का रोकना टोकना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह छोटी छोटी बातों पर अपनी सास पर भड़क जाया करती थी और हमेशा उन पर गुस्से से भरी रहती थी। राजीव का ज़्यादातर समय ऑफिस में ही बीतता था। घर में नेहा और उसके सास ससुर ही रहा करते थे। नेहा अपने पति राजीव को बहलाती और फुसलाती थी, हमेशा अपने सास ससुर के खिलाफ भड़काया करती थी। इसके कारण राजीव अपने माता पिता से कटा कटा रहता था। एक दिन की बात थी, राजीव ने अपने पिताजी से एक गाड़ी खरीदने के लिए रुपए की मांग की, लेकिन अशोक जी ने यह कहकर मना कर दिया कि वह उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है, वह उसे नहीं दे सकते। वह जमा पूंजी उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए रखी हुई थी। इस बात पर बाप बेटे में काफ़ी बहसबाजी हुई, लेकिन एक दिन राजीव एक पेपर लेकर आया। उसने यह कहकर अपने पिताजी के साइन करवाए, पिताजी यह आपके माँ के और आपके हेल्थ इंश्योरेंस के पेपर हैं। अशोक जी सीधे साधे थे, उन्होंने अपने बेटे पर पूरा विश्वास कर लिया, तो उन्होंने उन पेपर को बिना पढ़े ही उन पर साइन कर दिया। हेल्थ इंश्योरेंस के पेपर के बीच में राजीव ने अपने घर के पेपर धोखे से साइन करवा लिए। घर के पेपर पर साइन होते ही बेटे और बहू के रंग ढंग ही बदल गए। अब अशोक जी और शकुंतला जी की ज़िंदगी में दुख के दिन आ गए। बेटे और बहू उन्हें बात बात पर ताना माना करते थे। एक दिन अशोक जी और शकुंतला जी बाहर आंगन में बैठकर सुबह सुबह नाश्ता कर रहे थे।
घर पर कोई नहीं था। उनकी बहू अपने मायके गई थी, बेटा अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था और उनकी पोती स्कूल जाने के लिए। शकुंतला जी ने सुबह उठकर अपने बेटे और पोती के लिए चाय नाश्ता बनाया और दोपहर का लंच टिफ़िन में पैक करके दिया। अब वे दोनों आराम से नाश्ता कर रहे थे, तभी उनकी बहू अपने मायके से वापस लौट आई। दोनों सास ससुर को हंसते बोलते बतियाते आराम से नाश्ता करते हुए देख एकदम से जल भुन गई और जलन के मारे अपनी सास से बोली, मम्मी जी जल्दी से मुझे नाश्ता बनाकर दे दीजिए, क्योंकि सुबह सुबह आना था तो इसलिए मैंने बिना खाए पिए ही अपने मायके से निकल गई। अब मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। उनकी बहू नेहा आज तक इस तरीके से अपनी सास से कभी काम के लिए नहीं कहा था, लेकिन आज इस तरीके से बहू के बोलने पर शकुंतला जी और अशोक जी हैरानी से अपनी बहू को देख रहे थे और एक दूसरे को। इतने में नेहा ने फिर से कहा, मम्मी जी क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा या फिर बहरी होने का नाटक कर रही हो? आज क्या हुआ बहू जो अपनी सास से इस तरीके से बात कर रही हो? प्रताप जी ने पूछा तो नेहा बोली, किस तरीके से बात करूं आप दोनों से? दिन भर घर में रहते हो, बस घर में पड़े पड़े खाट ही तोड़ते रहते हो और इस समय भी फ्री फोकट का समझकर दोनों हाथों से नाश्ता ठूस रहे हो। अगर सासू माँ मेरे लिए नाश्ता बना देंगी तो कौन सा बहुत बड़ा काम कर देंगी। इससे पहले अशोक जी कुछ और कहते, शकुंतला जी कहती हैं, ठीक है बहू, लगता है बाहर से आकर थक गई हो तुम। थोड़ी देर अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। बहू सबके लिए नाश्ते में खमन बनाया था, खमन तो अब ख़त्म हो गया, क्या तुम्हारे लिए नाश्ते में सैंडविच बना दूँ? इतना कहकर नेहा अपनी सास पर भड़क गई, तुम लोग न काम के हो न काज के, दुश्मन अनाज के हो। अब लोगों के रहते हुए मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं मिल सकता। बहुत हो गया तुम दोनों बुढ़े बुढ़िया का। बहू छोटे बड़े का लिहाज भूल गई हो क्या? आज तुम्हें हो क्या गया है? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? आने दो आज राजीव को, फिर सारा मामला वही सुलझाएगा, अशोक जी ने कहा। फिर शाम को राजीव के आने के बाद अशोक जी ने कहा, बेटा पता नहीं आज बहू को क्या हो गया है। आज बहू बहुत ही गंदी तरीके से हम लोगों से बातें कर रही थी। पापा अब पूरा दिन आप दोनों बैठकर पलंग तोड़ते रहोगे और खाना ही ठूसते रहोगे तो हर किसी का दिमाग खराब तो होगा ही। क्या गलत कह रही है? उसे अपने पति की चिंता है, कैसे मैं दिन रात एक करके पैसे कमाता हूँ और आप लोग यूं ही अपने खर्चे गिनाते रहते हो। तो नेहा आप लोगों पर भड़केगी नहीं तो क्या करेगी? अब जब उसे नाश्ता करना था तब उसके लिए नाश्ता बचा नहीं, वह आप लोगों को सुनाएगी नहीं तो क्या करेगी? अशोक जी ने कहा, तो इसका मतलब तू भी उसी की तरफ है। ठीक है, जब तुझे तेरे माता पिता अब बोझ लगने लगे हैं तो फिर तू मेरे घर से चला जा और कहीं अपनी नई दुनिया बसा ले। हम अपना देख लेंगे, तू भी अपना देख ले। हम कहाँ जाएंगे पापा? अपने घर को छोड़कर जाएंगे तो आप लोग यहाँ से। राजीव ने कहा, मत भूलिए ये मेरा घर है, तू किस हक से हमें निकाल रहा है? अशोक जी ने कहा, पापा यह घर आपका था और उस दिन हेल्थ इंश्योरेंस के पेपर पर जब आपने साइन किए थे तब उसमें एक पेपर इस घर का भी था। इस घर के पेपर पर आपने साइन कर दिए थे। मैं तो कब से आप दोनों से छुटकारा पाना चाहता था और कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था। फिर हमें ये आइडिया आया जिससे आपसे पीछा भी छूट जाएगा और ये घर भी हमारे नाम हो जाएगा। राजीव ने हंसते हुए कहा, वाह बेटा वाह, क्या सिला दिया है अपने माता पिता के लाड़ प्यार का। जो माता पिता तुझे पूरी दुनिया के फरेब से बचाता रहा, आज उन्हीं के साथ फरेब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अशोक जी ने कहा, पापा आप अपने वही किया जो हर पिता बच्चों के लिए करता है। यह मत सोचिए कि आपने कुछ महान काम किया है। वैसे भी अब तो आप मेरे कमाए गए पैसों से ही इतने दिनों से खाना पीना खा रहे हो, पर अब बहुत हो गया। अब मैं और आप लोगों का खर्चा नहीं उठा सकता। आप लोगों ने तो अपनी सारी जमा पूंजी अपनी बेटी की पढ़ाई में लुटा दी। अब मुझे भी तो अपनी बेटी आकांक्षा को बाहर पढ़ने के लिए भेजना है। इतना सुनकर शकुंतला जी अपने बेटे से कुछ कहने ही जा रही थी कि उनकी बहू नेहा ने उन्हें एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया
बस कर बुढ़िया, बस कर, और ज़्यादा चूट चपट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कहा है वैसा कर, नहीं तो अब तक जो नहीं हुआ है वो भी हो जाएगा। अशोक जी और शकुंतला जी बिल्कुल हैरान होकर अपने कमरे में चले गए और फिर उस दिन वह दोनों अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले। पूरे दिन बिना कुछ खाए बैठे रहे, पर किसी ने उनसे एक बार भी खाने को नहीं पूछा। अगली सुबह आकांक्षा अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जाने वाली थी, इसलिए दादा दादी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है। शकुंतला जी जब दरवाज़ा खोलती हैं तो आकांक्षा उनसे पूछती है, क्या हुआ दादी, दरवाज़ा क्यों बंद किया है? अच्छा छोड़ो, आप दोनों मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर कुछ बड़ा कर पाऊँ, और जब मैं घर वापस आऊँ तो आप लोगों को मुझ पर गर्व हो। बेटी, हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। आज एक बात तुझे कहना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। चाहे जितना पढ़ लिख लेना, पर अपनी इंसानियत कभी मत छोड़ना। कभी किसी के साथ धोखा और फरेब मत करना, और हाँ, अपने माता पिता का अनादर कभी मत करना। किताबी ज्ञान से तो हमें रोजगार मिलता है, पर सामाजिक ज्ञान से हमें जीना सिखाता है। जाओ बेटी, खूब तरक्की करो, और जब वापस आओ तो अपने माता पिता का सहारा बनो। अशोक जी ने अपनी नम आँखों में आंसू लिए हुए कहा, सिर्फ मम्मी पापा का ही क्यों, मैं आपका और दादी का भी सहारा बनूंगी। आकांक्षा ने कहा, शायद इसकी नौबत ही नहीं आएगी बेटा। अशोक जी ने कहा, क्या कहा दादाजी आपने? आकांक्षा ने पूछा। कुछ नहीं बेटी। अच्छा, खूब मन लगाकर और अपने बूढ़े दादा की सीख को याद रखना, अशोक जी ने कहा। आकांक्षा पढ़ाई करने के लिए चली गई। कुछ दिन बाद राजीव ने अपने माता पिता से कहा, पापा माँ, जल्दी से आप दोनों तैयार हो जाओ। आज शाम को आप दोनों को मैं वृद्ध आश्रम छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। मैंने वहाँ पर बात कर ली है, वहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं। आप लोगों को वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। वहाँ आप दोनों खुशी खुशी रहना, और यहाँ हम लोग। राजीव बेटा, मेरी तुमसे एक विनती है, अपनी माँ को वहाँ मत भेजो। इस उम्र में मैं चला जाता हूँ, वहाँ पता नहीं कैसे हालात होंगे। इस उम्र में तुम्हारी माँ कैसे वहाँ खुद को संभाल पाएगी? तुझे घर के कामों के लिए एक नौकरानी तो चाहिए ही होगी ना। तो उसी के लिए अपनी माँ को यहाँ रख ले। सैलरी के नाम पे इसे 2 वक्त का खाना और पुराने कपड़े दे देना, इतना तो तू कर ही सकता है ना। लाचार और बेबस अशोक जी रोते हुए कह रहे थे, ये किस तरीके की बातें कर रहे हो आप? मैं आपके बिना नहीं रह सकती। जहाँ आप रहोगे वहाँ ही मैं रहूँगी आपके साथ, लेकिन मैं आपके बिना नहीं रह सकती। जो औरत अपने घर से कभी किसी के घर जाकर एक दिन भी ना रुकी हो, यहाँ तक कि अपने मायके में भी ना रही हो, क्योंकि उसे आपके बिना और कहीं नींद ही नहीं आती, तो मैं अकेली कैसे रह सकती हूँ? रूंधे गले से अशोक जी बोले, शकुंतला, मेरी बात को समझो। तुम यहीं रहो और अपना ध्यान रखना। हमारा क्या है, वैसे भी वृद्धावस्था में चल रहे हैं, बस उसे अच्छे से जी कर बिताना चाहते हैं। बस अब बहुत हो गई तुम दोनों की नौटंकी। नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों ही चल रहे हो। राजीव ने कहा कि नेहा राजीव को साइड में ले जाकर कहती है, ठीक ही तो कह रहे हैं पापा जी, मुझे मुफ्त की नौकरानी मिल जाएगी। घर के इतने सारे काम मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। जब हम नए घर में जाएंगे तो कितना ज़्यादा काम हो जाएगा, तब इस बुढ़िया को उन घर के सारे काम में लगा देंगे और हमें थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी। नेहा इस बात से राजीव अपने माता पिता को ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर शकुंतला जी नहीं मान रही थी। अशोक जी ने शकुंतला जी को अपनी कसम देकर मजबूर कर दिया। इस उम्र में जहाँ दोनों एक साथ रहकर अपने सुख दुख की बातें करते थे, वहीं आज दोनों को अलग अलग किया जा रहा था, जिसके पैदा होने पर दोनों कभी अपना रिश्ता और मजबूत होने की खुशी बना रहे थे। अशोक जी के जाने से शकुंतला जी बिल्कुल टूट सी गई थी। वह दिन भर मशीनों की तरह काम करती और अपने कमरे में फूट फूट कर रोती रहती थी, और राजीव से अक्सर शकुंतला जी अशोक जी से मिलवाने के लिए कहती, पर राजीव कभी अपनी माँ को अपने पिता से नहीं मिलवाता था। और कुछ दिनों बाद ही एक नया मकान दूसरे शहर में ले लिया।
राजीव और नेहा फूले नहीं समा रहे थे। इधर अशोक जी और शकुंतला जी की ज़िंदगी अब रो रो कर बीत रही थी। जहाँ शकुंतला जी अपने घर में ही नौकरानी बनकर अपना जीवन बिता रही थी, वहीं दूसरी ओर अशोक जी अपनी ज़िंदगी सड़कों पर फुटपाथ के किनारे सोकर बिता रहे थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक सड़क के किनारे बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे अपना बसेरा बना लिया था। अब धूप हो, छाँव हो या फिर बरसात हो, वह उसी पेड़ के नीचे अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। उन्हें नित्य कर्म के लिए उठकर अच्छी खासी दूरी तय करनी पड़ती थी, पर उन्होंने अपने हालातों से समझौता कर लिया था। एक वक्त का खाना भी उन्हें बहुत मुश्किल से नसीब होता था। अच्छा खाना खाए हुए तो उन्हें काफ़ी दिन हो चुके थे। हफ्ते भर से तो वे भीख मांग मांग कर ही अपना पेट भर रहे थे। शकुंतला जी जब अपने बेटे से, अपने पति से मिलने की जिद करती थी, तो उसने एक दिन अखबार लेकर आया और किसी और आदमी को अपना पिता बताकर अपनी माँ को बताया कि पिताजी के मरने की खबर अखबार में छपी है, इसलिए आप उनसे मिलने की जिद छोड़ दीजिए। अब पापा इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन शकुंतला जी का दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि उनके पति अशोक जी उन्हें छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं। शकुंतला जी अपने पति की तस्वीर को सीने से लगाए बस रोती ही जा रही थी। किसी भी पत्नी के लिए यह दिन आसान नहीं होता। साल महीने यूं ही बीत गए। लगभग 2 साल हो गए थे उन्हें गए हुए, लेकिन आज भी शकुंतला जी के दिल में उनके पति की याद उनकी आंखों के सामने घूमती रहती थी। तभी उनकी बहू कमरे में दमकती हुई आई और उनके मुंह पर अपनी एक मैली सी पुरानी साड़ी को फेंकते हुए बोली, बंद कीजिए रोना धोना और इसे पहनकर बाहर आइए। पंडित जी आते ही होंगे, उससे पहले बहुत सारे काम बाकी हैं। अब इतना सारा काम क्या तुम्हारा मरा हुआ पति आकर करेगा? शकुंतला जी बोली, बहू तुम लोग ऐसा मत करो। मेरा दिल कह रहा है अशोक जी जिंदा हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। माँ, फिर से आप वही नाटक लेकर बैठ गई। उस दिन तो आपको उनकी सबकी फ़ोटो अखबार में दिखाई थी ना। यह क्या नई नवेली बहू की तरह पति की रट लगाए आंसू बहाती जा रही हो? शकुंतला जी रोते हुए बोली, तुम दोनों ये मेरे साथ सही नहीं कर रहे हो। पहले तो मेरे पति को मुझसे दूर कर पता नहीं कहाँ छोड़ आए, और आज तुम लोग मुझसे उनका श्राद्ध करने को बोल रहे हो। मेरी बद्दुआएं हाय लगेगी तुम लोगों को। तुम कभी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रहोगे। जिस तरह मैं अपने पति की याद में तड़प रही हूँ, तुम लोगों को भी कभी चैन नहीं मिलेगा। नेहा बोली, चल चुप कर बुढ़िया, वरना तेरा गला यहीं दबा दूंगी। चल चुपचाप, झूठे बर्तन पड़े हैं उन्हें मांज कर रख दे। शकुंतला जी चुपचाप बर्तन मांजने के लिए बैठ जाती हैं। राजीव बोला, अरे माँ, उस बुढ़े की आत्मा की शांति के लिए घर के लोगों को भोजन खिला रहे हैं, पंडितों को बुलाकर दान दक्षिणा दे रहे हैं। नेहा अपनी सास शकुंतला को ले जाकर झाड़ू देती है और कहती है, घर से बाहर तक की सारी सफाई कर दो, अभी थोड़ी ही देर में सारे मेहमान आने वाले हैं। शकुंतला जी बेचारी रोते हुए झाड़ू से साफ सफाई करती जा रही थी और सोच रही थी, यह लोग कितना भी कह लें, लेकिन मेरा दिल यह मानने को तैयार ही नहीं है। मेरी अंतरात्मा कहती है अशोक जी जिंदा हैं और यहीं कहीं मेरे आसपास में ही हैं। मैं अपने जीते जी अपने पति का श्राद्ध नहीं बनाऊंगी। घर में मेहमान आने शुरू हो गए थे। कुछ औरतें सजी सबरी खिलखिलाती हुई नेहा के घर में आती हैं कि तभी उनकी नज़र नेहा के आंगन में झाड़ू लगा रही शकुंतला जी पे पड़ जाती है। अरे नेहा, बाहर जो तेरी काम वाली झाड़ू लगा रही है, कहाँ से रखा है उसे? काम तो बड़े साफ तरीके से कर रही है, हमसे भी बात करवा। हम तो कब से ऐसी काम वाली ढूंढ रहे हैं, पर हमें तो कहीं नहीं मिली। और तुम्हें इस मोहल्ले में आए अभी कुछ दिन ही हुए हैं, तुम्हें ये काम वाली कहाँ से मिल गई? अरे क्या आते ही इनके घर कामों में को लेकर उलझ गई हो? अभी कुछ देर तो घर गृहस्थी भूल जाओ और मज़े करो। अरे नेहा, एंजॉय करने ही तो आए हैं, पर फिर जाना भी तो इसी घर गृहस्थी में ही है, तो उसकी चिंता तो होगी ही ना। उसी मोहल्ले की एक औरत ने कहा। तभी दूसरी औरत रजनी उसके बगल में रहती है। अरे
यह कोई काम वाली नहीं है, ये नेहा की सास है। हाँ, यह बात अलग है कि नेहा ने उन्हें अपनी काम वाली बाई बनाकर रखा हुआ है। यह कहकर वह सभी हंसने लगी। रजनी के इतना कहते ही नेहा बोल पड़ी, बस करो बस, नज़र मत लगाओ मेरी किस्मत को। अरे मेरी किस्मत खुद से ऐसी नहीं बनी है, बनानी पड़ी है। अरे नेहा, जरा हमें भी कोई नुस्खा दे दो ऐसी किस्मत बनाने का। सारी औरतों और मेहमान खाना खा रहे थे और बेचारी शकुंतला जी सबके जूठे बर्तन साफ करने में लगी हुई थी कि नेहा की सहेलियां अपना जूठा खाना शकुंतला जी को ज़बरदस्ती खिलाते हुए बोली, बुढ़िया तू भी खा ले, अब हमसे तो और नहीं खाया जाएगा। दूसरी बोली, बुढ़िया मेरा भी जूठा बचा हुआ है, इसे भी खा ले। नेहा की सारी सहेलियां ज़बरदस्ती शकुंतला जी को जूठा खाना खिलाने लगी थी कि तभी एक जोरदार तमाचा नेहा की सहेली के गाल पर पड़ा। सभी लोग अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। नेहा जो अभी खिलखिलाकर हंस रही थी, वे भी आश्चर्य से उस लड़के को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। सामने रखी प्रताप जी की तस्वीर से संजय ने माला उतारकर फर्श पर फेंक दी और उनकी तस्वीर को प्रणाम करके दीवार पर लगा दिया और सारे मेहमानों से हाथ जोड़कर वहां से जाने के लिए बोला। कुछ ही देर में सभी लोग अपने अपने घर जा चुके थे। नेहा की सहेलियां भी जा ही रही थीं कि उस लड़के ने उन्हें वहीं ठहरने को कहा। नेहा और राजीव गुस्से में उस लड़के पर चिल्लाते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर पर आकर यह सब करने की? कौन हो तुम? जैसे ही वह उस लड़के को थप्पड़ मारने चली थी कि तभी थप्पड़ लगने से पहले रिया ने आकर नेहा का हाथ पीछे से पकड़ लिया। यह क्या कर रही हो भाभी? अपने नंदोई का स्वागत आप ऐसे करोगी? नेहा आश्चर्य से बोली, क्या बकवास कर रही हो? राजीव भी वहीं था, वह भी बोल पड़ा, रिया सब मेहमानों के आगे तमाशा बनाने की ज़रूरत नहीं है। रिया गुस्से में बोली, तमाशा तो आप लोगों ने बनाया है भैया, हमारे माँ बाप की ज़िंदगी का, जिसने जीते जी अपने पति का श्राद्ध करा रहे हो। शर्म नहीं आती आप दोनों को? शकुंतला जी अपनी बेटी के पास जाकर झट से बोली, क्या कहा बेटा तूने? क्या सच में तेरे पिताजी जिंदा हैं? संजय शकुंतला जी का हाथ अपने हाथ में थामते हुए बोला, हाँ माँ जी, बाबूजी जिंदा हैं। मैं गुस्से में नेहा की ओर आंखें दिखाता हुआ बोला, कोई किसी से कुछ क्यों ना छीन ले, लेकिन उसका भाग्य, उसकी किस्मत कोई नहीं छीन सकता। यह लड़का क्या बके जा रहा है? वह बुढ़ा तो कब का मर चुका। राजीव और नेहा सक पकाते हुए बोले। संजय बोला, अच्छा तो ठीक है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। संजय ने एक फ़ोन कॉल किया और सामने से आकांक्षा अपने दादाजी को घर के गेट के बाहर लेकर जैसे ही आई, दोनों बेटे और बहू के पैरों तले जमीन सरक गई। शकुंतला जी अशोक जी को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। आकांक्षा अपनी माँ और पापा की तरफ आंखें दिखाकर बोली, दादी माँ, आरती की थाली सजा कर लाइए। दादाजी का गृह प्रवेश आज पूरे मान सम्मान के साथ इस घर में होगा। आकांक्षा ने दादी माँ और दादाजी की आरती की तो रिया और संजय की आंखें भर आई। रिया बोली, संजय तुम माँ को लेकर उनके कमरे में जाओ, मैं अभी आती हूँ। संजय दोनों को उनके कमरे में लेकर चला गया। तभी राजीव ने कहा, रिया तूने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। और आकांक्षा, तू रिया के साथ क्या कर रही है? अभी तेरे कॉलेज की छुट्टियां होने में टाइम था, फिर तू रिया के साथ यहाँ कैसे? तभी आकांक्षा ने अपनी मम्मी पापा की बात का जवाब न देते हुए वहाँ पर खड़े सभी औरतों से पूछा, आंटी आप लोगों के बच्चे तो होंगे ही? जिस पर एक औरत का छोड़कर सभी लोगों ने हाँ में कहा। जिस औरत ने हाँ नहीं कहा उस औरत का नाम रजनी था और उसका कोई बच्चा नहीं था। अच्छा हुआ आंटी जी जो आपको बच्चा नहीं है, वरना वह मेरी ही तरह अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देता। आकांक्षा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तूने कब हमें वृद्धाश्रम भेजा?
नेहा ने आश्चर्य से पूछा। भेजा तो नहीं है अभी तक, अब तक सोच रही हूँ, लेकिन अब सही वक्त आ चुका है। जैसे आपने दादाजी को दादी से कितनी बेदर्दी से अलग कर दिया था। आकांक्षा के मुंह से यह सुनते ही नेहा सक पका जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आकांक्षा और रिया को कैसे पता चला। वह क्या है ना आंटी जी, इस घर में बुज़ुर्गों को रखने का रिवाज नहीं है। जब तक उसके हाथ पैर सलामत रहेंगे तब तक उन्हें रखा जाएगा। जैसे ही वे कमज़ोर पड़े वैसे ही उनको इस घर से निकाल दिया जाता है। यह सब तू क्या बोले जा रही है, वह भी मेहमानों के सामने। तभी रिया बोली, क्यों भाभी, अपनी तारीफ सारे मेहमानों के सामने आपसे सुनी नहीं जा रही है? लेकिन इन सारे मेहमानों के सामने आप माँ की तो भरपूर तारीफ कर रही थी। तब आकांक्षा ने टोंट कसते हुए कहा, बुई, माँ को तारीफ करने की आदत है पर सुनने की नहीं। आज उनकी सहेलियों के सामने इन्हें आईना तो दिखाना ही पड़ेगा। तभी नेहा बोली, बेटा इतने दिनों बाद घर आई है और ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, ज़रूर तुझे इस रिया ने भड़काया होगा। आकांक्षा ने कहा, माँ ऐसी बातें सुनकर आपको बुरा लगा है क्या? पर क्यों? यह तो हमारे घर का रिवाज है ना, जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगी। रिया ने फिर सभी औरतों से हाथ जोड़कर बोला, आप लोगों से मैं विनती करती हूँ कि प्लीज़ अपने घर के बुज़ुर्गों को मान सम्मान करें और दोबारा यहाँ कदम रखने की ज़रूरत नहीं है। सारी सहेलियाँ अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चली गई। अब बता तू ये कैसी बहकी बाकी बातें कर रही है? आज मेहमानों के सामने तुम दोनों ने मेरी कितनी बेइज्जती की। तुम दोनों बाहर क्या रहकर आई हो? अपने सारे संस्कार ही भूल गई हो क्या? हमने तुम्हें यही सिखाया है अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है? नेहा ने कहा तो रिया बोली, क्यों भाभी, अभी तक अपनी सास की पहचान नौकरानी कहकर अपनी सहेलियों से करवाई, तब आपके संस्कारों को क्या हो गया था? इतनी ही देर में आकांक्षा भी बोल पड़ी, और पापा आप बताइए, दादाजी बेचारे अकेले इस उम्र में डर डर की ठोकरें खा रही थी और यहाँ दादी नौकरानी की तरह काम कर रही थी। अरे इतने निर्दयी हैं आप दोनों। घर का काम करने के लिए आपको एक नौकरानी चाहिए थी, इसलिए दादी को यहाँ रखा और दादाजी को बोझ समझकर घर से निकाल दिया। अब तो आप लोगों को भी उसके लिए अभी से तैयार रहना चाहिए ताकि उस समय आप लोगों को झटका ना लगे। आकांक्षा के इतना बोलते ही नेहा ने जैसे ही उसके ऊपर हाथ उठाया तो रिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, भाभी आज आकांक्षा ने आपसे इस तरीके से बात की तो आपको कितना गुस्सा आया। सोचिए, आपने तो मेरे माँ बाप को बिना किसी कसूर के घर से बाहर निकाल दिया और मेरे जिंदा पिता का श्राद्ध कर रहे थे। सोचिए मुझे कितना गुस्सा आ रहा होगा। इतना कहकर रिया और आकांक्षा दोनों शकुंतला जी और अशोक जी के कमरे में चली गईं और उनके कदमों में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे होते हुए आपके साथ यह सब कुछ हुआ। शकुंतला जी बोली, बेटा मुझे पता था कि अशोक जी को कुछ नहीं हुआ है, पर यह लोग जीते जी उनका श्राद्ध मना रहे थे। जिस बेटे के मुंह से कभी हमने एक निवाला तक नहीं छीना, उसने अपनी माँ की ज़िंदगी से सुख चैन सब कुछ छीन लिया था। शकुंतला जी कहते कहते फूट फूट कर रोने लगी। आकांक्षा अपनी दादी माँ के आंसू पहुँचते हुए बोली, मत रोइए दादी माँ, अब जितना रोना था आप रो चुकी, अब रोने की बारी उन लोगों की है। शकुंतला जी ने अचानक से कहा, रिया क्या सच में ये हमारा दामाद है? अशोक जी बोले, हाँ शकुंतला, इसी बच्चे के कारण तो मैं आज तक जिंदा रहा। यह नहीं होता तो कब का मैं उस दुनिया को छोड़कर जा चुका होता। जिस बेटे के लिए हमने इतनी मन्नत मांगी, ना जाने कितने मंदिरों में जाकर माथा टेका, वही बेटा हमारे साथ ऐसा करेगा हमने कभी नहीं सोचा था। कहते हुए अशोक जी अपने अतीत की ओर चले गए। वह बताते हैं, जब वह एक दिन
रोड पर भटक रहे थे। तभी संजय अपनी ड्यूटी से लौट रहा था और अशोक जी बेसुध हालत में उसकी गाड़ी के आगे आ जाते हैं और वह जल्दी से गाड़ी से उतरकर हाथ जोड़कर बोलता है, बाबा आपको लगी तो नहीं? नहीं बेटा, अशोक जी ने कहा। बाबा आपका घर कहाँ है? चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। अशोक जी ने नम आँखों से बोला, मेरे बेटे ने ही मुझे बेकार कर दिया, मेरा कोई घर नहीं है। बेटा अगर तुम मुझे कोई काम दिला दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। अशोक जी हाथ जोड़कर बोले तो संजय मना नहीं कर पाया। उसने अपने ही घर में उनको गैराज की देखभाल का काम दे दिया, जिससे उन्हें ऐसा ना लगे कि वह हम पर बोझ हैं। धीरे धीरे अशोक जी का वहाँ मन लगने लगा। संजय को भी उनमें अपने पिता की छवि दिखाई देने लगी। रिया की जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई और वह इंडिया वापस आई तो वह घर जाने से पहले संजय से मिलने के लिए सीधा एयरपोर्ट से उसके घर चली गई। संजय और रिया कॉलेज से ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। रिया जैसे ही संजय के घर पहुंची तो वह अपने पिताजी को देखकर हैरान रह गई। पापा आप यहाँ? यह क्या बोल रही हो रिया तुम? प्रिया ने दौड़कर अशोक जी को अपने गले से लगा लिया। हाँ संजय, ये मेरे पापा हैं। पर वह यहाँ कैसे? संजय ने पहले तो अशोक जी के पैर छुए तो अशोक जी आश्चर्य से संजय को देखने लगे। रिया बोली, बाबूजी यह आपके होने वाले दामाद हैं। अशोक जी ने संजय के सिर पर हाथ रखे और खूब सारा आशीर्वाद दिया। रिया बोली, पर पापा आप यहाँ कैसे और माँ कहाँ हैं? अशोक जी ने जब सारी सच्चाई बताई तो रिया के पैरों तले ज़मीन सरक गई और वह अपने भैया भाभी के होश ठिकाने लगाने की सोच रही थी। तब रिया ने संजय से कहा, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे भैया बाबूजी की प्रॉपर्टी उनके नाम कर दें, क्योंकि जब तक प्रॉपर्टी भैया के हाथ में है हम कुछ नहीं कर सकते। तब रिया को अचानक से सूझा कि उसने आकांक्षा को फ़ोन किया और फ़ोन करके आकांक्षा को सारी योजना बताई। तब आकांक्षा को अपने माँ बाप की सच्चाई पता चली तो वह लगभग उससे 2 महीने पहले अपने घर आई थी और तब वह अपने दादाजी के बारे में अपने पापा से पूछ रही थी, लेकिन उसे सब कुछ पहले से ही पता था। इसलिए जब राजीव ने कहा कि दादाजी हरिद्वार के एक आश्रम में रहकर शांति से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, इसलिए वह किसी से मिलना नहीं चाहते। अपने पिता के मुंह से ये सुनकर आकांक्षा ने कोई और सवाल नहीं किया। वह वापस चली आई, लेकिन वह कुछ योजनाएं और प्लान बना रही थी। उस दिन आकांक्षा की ऐसी बातें सुनकर राजीव ने उस पर काफ़ी गुस्सा किया था, जिस पर आकांक्षा ने कहा, पापा मैंने बुआ को वादा किया था कि मैं दादा दादी को इंसाफ दिलाने में उनकी मदद करूंगी और दादा दादी को उनका हक दिलवा कर ही रहूंगी। आज इस घर के असली मालिक आ गए हैं। आपको याद है 2 महीने पहले आपसे अपने कॉलेज का पेपर साइन करवाया था। वह पेपर इस घर के थे, ना कि मेरे कॉलेज के थे। उस दिन ही आपने दादाजी के नाम यह घर मकान कर दिया था। अब दादाजी आप फैसला कीजिए इन्हें कहाँ भेजना है। राजीव तू अच्छा बेटा तो नहीं बन पाया, पर पता नहीं कैसे तू एक अच्छा पिता ज़रूर बन गया। उसने जाते वक्त मुझसे कहा था कि हमारा सहारा बनेगी और इसने ऐसा ही कर दिया। भैया आज अगर आकांक्षा हमारा साथ न देती तो बाबूजी को उनके घर कभी वापस नहीं मिल पाता। अशोक जी ने अपने बेटे और बहू दोनों को घर से निकाल दिया और फिर कभी उनकी तरफ पलट कर नहीं देखा। दोनों बहुत गिड़गिड़ाते हुए और रोते हुए जा रहे थे, पर अशोक जी आज नहीं माने। नेहा और राजीव आकांक्षा से हाथ जोड़कर बोले, बेटा तू तो हमारी बेटी है, तू तो ऐसा मत कर। आकांक्षा गुस्से में बोली, माँ आपकी बेटी तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन आपने दादा दादी के साथ इतना गलत किया था। आज से आपका मेरा कोई संबंध नहीं है। तब नेहा मगरमच्छ के आंसू बहाती हुई अपनी ननंद रिया के पैरों में जा गिरी। दीदी कम से कम आप तो हमें माफ़ कर दीजिए,
हमें अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो दीजिए। रिया ने कहा, भाभी, मैं कौन होती हूँ आपको सज़ा देने वाली और माफ़ करने वाली। जिसके संग आपने इतना गलत किया, व्यवहार किया, वही आपको सज़ा देंगे और वही आपको माफ़ी देंगे। तभी अशोक जी गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, बंद करो ये मगरमच्छ के आंसू बहाना और निकल जाओ हमारे इस घर से। अब हमारी एक ही बेटी है और बेटा इस दुनिया को छोड़कर कब का जा चुका है। अब निकल जाओ हमारे इस घर से और आइंदा कभी हम लोगों से मिलने की कोशिश भी मत करना। दोनों चुपचाप वहाँ से चले गए। तो कुछ दिनों के बाद अशोक जी और शकुंतला जी ने अपनी बेटी रिया की शादी संजय से करवा दी और आकांक्षा अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए वापस हॉस्टल रहने के लिए चली गई। अब संजय और रिया अशोक जी और शकुंतला जी की खूब देखरेख और सेवा करने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? दोस्तों, क्या अशोक जी ने अपने बहू बेटे के संग जो किया वो सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अब तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और पास में लगी घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।